मैं डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन विद्वज्जन व आज हमारे इस आभासी पटल से जुड़े हमारे सभी दर्शकों व श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज हम विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, मानव एवं संसाधन मंत्रालय मॉरिशस और भारतीय उच्चायोग मॉरिशस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रेरक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध विषय गिरमिटिया देशों में रामायण की परंपरा पर आयोजित इस आभासी संगोष्ठी में चर्चा विमर्श करने हेतु एकत्रित हुए हैं। ये विषय केवल साहित्य या धर्म का विषय नहीं है, बल्कि स्मृति, संघर्ष, अस्मिता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का विषय है। गिरमिटिया शब्द अपने भीतर इतिहास की वे पीड़ाएं समेटे हुए है, जब भारतवर्ष से लाखों श्रमिकों को अनुबंध कामगारों के रूप में मॉरिशस, फिजी, गुआना, दक्षिण अमेरिका, सुरीनाम आदि देशों में ले जाया गया। वे लोग अपने साथ धन संपत्ति तो नहीं ले जा सके, परंतु अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपनी आस्था का अमूल्य खजाना अपने साथ ले गए। उसी खजाने में जो बहुमूल्य रत्न था, वो थी रामायण। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं था, वह उनके लिए संबल बनी उन संघर्ष के क्षणों में जब उनके साथ कोई नहीं था। गिरमिटिया देशों में रामायण ने केवल धार्मिक चेतना नहीं जगाई, बल्कि हिंदी भाषा के संरक्षण, भारतीय संगीत, लोकनाट्य, रामलीला और सामाजिक एकता को भी जीवित रखा। वहां की वर्तमान पीढ़ी ने रामायण को केवल पढ़ा ही नहीं, और हमारी जो पूर्वज गए थे, उन्होंने इस रामायण को जिस तरह से जिया, हमारी वर्तमान पीढ़ी भी उसको इसी तरह से जी रही है और संभाल रही है। आज भी मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, गुआना, सुरीनाम जैसे देशों में रामचरितमानस का पाठ, रामलीला का मंचन और रामनवमी के उत्सव बड़े आदर और श्रद्धा के साथ आयोजित किए जाते हैं। आज की यह संगोष्ठी हमें यह समझाने का अवसर प्रदान करेगी कि किस प्रकार रामायण ने प्रवासी भारतीय समाज को आत्मबल दिया, सांस्कृतिक पहचान दी और पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयता का दीप प्रज्वलित रखा। तो आइए हम इस गंभीर विषय पर चिंतन करते हैं और अपने इतिहास को समझते हैं। और इसी के साथ इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की संगोष्ठी का शुभारंभ करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए भारतीय उच्चायोग मॉरिशस की द्वितीय सचिव हिंदी भाषा एवं संस्कृति आदरणीय श्रुति पाठक जी को। आदरणीय श्रुति पाठक जी, मंच आपका है। हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए कुछ शब्द हम आपसे सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी। मुझे आशा है कि मेरी आवाज आ रही होगी। सबसे पहले इस आभासी कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ताओं का मैं स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर लोकेश रामनाथ महाराज जी का, जो क्वाजुलू नताल विश्वविद्यालय दक्षिण अफ्रीका के शिक्षा विभाग में वरिष्ठ व्याख्याता हैं। स्वागत आदरणीय आपका, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ रामायण केंद्र मॉरिशस की अध्यक्षा श्रीमती डॉक्टर वीनू अरुण बालाजी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आज आप हमारे साथ यहाँ जुड़ रही हैं। बहुत अच्छा लगा। और अब मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री नारायण शर्मा मथुरा जी का, जो नीदरलैंड हिंदी परिषद के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। देखिए, भारतवर्ष में रामायण की एक लंबी परंपरा रही है, सुदीर्घ परंपरा रही है। ये महर्षि वाल्मीकि से जो एक परंपरा चली, आप देखें कि संस्कृत साहित्य में भी इसकी छाप बिल्कुल दिखाई पड़ती है। कालिदास ने रघुवंश महाकाव्यम लिखा, चाहे भास का प्रतिमा नाटक हो या भवभूति का उत्तर रामचरितम। और ये जो परंपरा रही, ये आधुनिक युग तक दिखाई पड़ती है। मैथिली शरण गुप्त की साकेत ले लीजिए, या आप निराला की राम की शक्ति पूजा के माध्यम से, या अभी चलचित्र के माध्यम से भी देखेंगे कि राम कथा को किसी न किसी रूप में जनता सुनना चाहती है। बेशक हमने बचपन में कितनी भी बार
राम कथा सुनी हो, रामायण सुनी हो, पर उसको हर बार सुनने की एक उत्कंठा, इच्छा मन में हमेशा रहती है। लेकिन इन सभी के बीच में जो मध्यकाल यानी भक्ति काल में राम भक्ति शाखा रही, उसके पुरोधा कवि थे गोस्वामी तुलसीदास जी, और उन्होंने लिखी रामचरित मानस। ये तो एक ऐसी कालजयी रचना है रामचरितमानस, जो कि सार्वभौमिक सार्वकालिक एक रचना रही। इसने बिल्कुल एक भक्ति को एक ऐसे स्थान पर लाकर रख दिया कि वो गृहस्थ के लिए एकदम अनुकरणीय हो गई। ऐसे आदर्शों की स्थापना उन्होंने इसके माध्यम से की कि जो एक आम गृहस्थ जीवन में रहते हुए जिसका अनुकरण अनुकरण करना संभव था। राम का चरित्र हो या अन्य चरित्र, इसके सभी पात्र ये आम जनता के लिए अनुकरणीय रहे, उनको संबल प्रदान करते थे। और अगर आप देखेंगे तो पर्णकुटी से यानी कि झोपड़ी से लेकर महलों तक इसकी कथा सुनी जाती रही, और अभी भी ये समाज को, परिवार को और पूरे राष्ट्र को जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाती है। अगर अभी आप देखेंगे भारतवर्ष में अभी भी कई जगह अखंड रामायण का पाठ किया जाता है, लोग जुटते हैं, समाज को जोड़ने में आज की तारीख में भी ये एक अहम भूमिका निभा रही है रामायण की कथा। तो आज जो हमने विषय का चुनाव किया वो था गिरमिटिया देशों में रामायण की परंपरा। निश्चित रूप से जब भारत से जब मजदूर बनकर हम भारतीयों को कई जगह जाना पड़ा या विभिन्न कारणों से भी जब जाना पड़ा, तो उसमें रामायण उनके लिए एक विशेष संबल के रूप में रही। ये कैसे इससे उनको संबल मिला, और रामायण का विभिन्न देशों में, न केवल गिरमिटिया देशों में बल्कि अगर आप देखेंगे पूरे विश्व के अगर मैप में अगर आप इसको देखते हैं नक्शे में, तो ये हर जगह कितने ही देशों में रामायण की कथा फैली हुई है। तो इसका क्या कारण है? आज यहाँ ये हमारा सौभाग्य है कि इतने विद्वज्जन और इतने देशों से आज हमारे साथ इस आभासी कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ, और समय अधिक ना लेते हुए सीधे मैं ऋतु जी आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमारे जो यहाँ विशिष्ट वक्ता हैं, 3 विशिष्ट वक्ता, उनको आप आमंत्रित करें और उनकी वाणी को हम सुनेंगे। आज सभी बहुत आतुर हैं सुनने के लिए। जी, आगे बढ़ाएं कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सुंदर संबोधन के लिए, हमारे अतिथियों का उत्साहवर्धन करने के लिए हार्दिक आभार। आज हमारे मंच में एक ऐसे विशिष्ट शिक्षाविद, शोधकर्ता, संस्कृति प्रेमी व्यक्तित्व उपस्थित हैं जिन्होंने शिक्षा, संस्कृति और मूल्यों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साउथ अफ्रीका से डॉक्टर लोकेश रामनाथ महाराज जी का, जिन्होंने शिक्षा के महत्वपूर्ण दायित्वों को निभाते हुए अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, जिसमें विशेष रूप से आप हिंदी, संस्कृत और गणित जैसे विषयों में आपने अपनी बहुआयामी पृष्ठभूमि को निभाया है, बहुआयामी व्यक्तित्व को निभाया है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेती हूँ और मैं मंच पर आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ, आदरणीय डॉक्टर लोकेश रामनाथ महाराज जी, हमारे मंच में आपका स्वागत है। जय श्री राम, नमस्कार सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज जीवन महाकाव्य दक्षिण अफ्रीका में रामचरितमानस पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। तो दक्षिण अफ्रीका में रामचरितमानस की कहानी 1860 यानी कि 1860 और 1911 1911 के बीच नटाल के बंदरगाह पर पहुंचने वाले गिरमिटिया मजदूरों की छोटी सी पोटलिया में से शुरू हुई। इन गिरमिटिया लोगों के लिए यह ग्रंथ केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि एक चलता फिरता घर था, जो विस्थापन के उस कठिन दौर से में उनकी जानी पहचानी भाषा और नैतिकता का आधार बना। संस्कृत वेदों के विपरीत तुलसीदास जी की अवधी भाषा बहुत सरल और सुलभ थी, जिसने आम लोगों को बिना किसी मध्यस्थ पंडित के सीधे भगवान से जुड़ने का अवसर दिया। दक्षिण अफ्रीका में एक अनोखा ऐतिहासिक विकास यह हुआ कि औपनिवेशिक अदालतों ने हिंदू गवाहों को शपथ दिलाने के लिए इस पुस्तक को मान्यता दी, जिससे यह समुदाय का आध्यात्मिक और कानूनी संविधान बन गई। रंग भेद यानी कि अपार्टेड
के दमनकारी दौर में रामचरितमानस ने एक मनोवैज्ञानिक ढाल के रूप में कार्य किया और राम राज्य की अवधारणा को नेशनल इंडियन कांग्रेस ने भेदभावपूर्ण कानून के खिलाफ एक राजनीतिक ढांचे के रूप में अपनाया, जिससे यह 16वीं सदी की कविता एक नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में बदल गई। दक्षिण अफ्रीकी हिंदुओं ने पाठ के दौरान पुस्तक के ऊपर एक जलता हुआ मिट्टी का दिया रखने की विशेष रस्म विकसित की, जो गिरमिटिया मजदूरों और मजदूरी के अंधेरे में राम के दिव्य प्रकाश का प्रतीक था। मजदूरों के 6 दिन के कठिन कार्य सप्ताह को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका ने संडे मंडल यानी कि रविवार की मंडल की शुरुआत की, जहां यह ग्रंथ भाषाई और सांस्कृतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एकमात्र पाठ्य पुस्तक के रूप में इस्तेमाल किया गया। दक्षिण अफ्रीका की प्रवासियों की एक अनूठी विशेषता विवाहित महिलाओं द्वारा निर्मित घरेलू पूजा पद्धति है। यहाँ की महिलाएं व्रतों और अनुष्ठानों के दौरान माता सीता को एक निष्क्रिय पात्र के रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में देखती है, जो गिरमिटिया श्रम और रंग भेद के माध्यम से उनके अपने अस्तित्व के संघर्ष को दर्शाता है। रामनवमी के दौरान मानस का पाठ एक संस्कार के रूप में कार्य करता है, जो सास से बहू तक नैतिक मूल्यों और भाषाई बारीकियों को पहुंचाता है। साथ ही दक्षिण अफ्रीकी भक्तों ने चौपाइयों के लिए एक विशिष्ट डरबन हिंदी धुन विकसित की है, जो भारत की पारंपरिक धुनों से बिल्कुल अलग और अनूठी है। दक्षिण अफ्रीका में ऐसी कई संस्थागत परंपराएं हैं जो दुनिया के किसी अन्य हिंदू प्रवासी क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। उदाहरण के लिए, जब पूरी दुनिया धर्मनिरपेक्ष तरीके से नए साल का जश्न मनाती है, तब डरबन के तुलसी संस्कृत संस्था में सैकड़ों भक्त एक साथ सुंदरकांड का पाठ कर नए साल का स्वागत करते हैं। गाउटेंग, जो एक यहाँ का प्रांत है, जैसे प्रांतों में श्री राम भजन मंडल ने अवधि भजन को अफ्रीकी ढोल की ताल के साथ मिलाकर एक जीवंत और सांस्कृतिक संगम वाली आवाज तैयार की है, जो केवल इसी महाद्वीप की पहचान है। इसके अलावा मास परायण जैसे 30 दिवसीय पाठ परंपराएं में परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ बैठकर अपनी विरासत को सहेजती है। आज के समय में रामचरितमानस मंदिरों से निकलकर व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे डिजिटल मंचों तक पहुंच गया है, जहां चिन्मय मिशन ने इसे डिजिटल युवा पीढ़ी के लिए 5 मिनट के जीवन मंत्र के रूप में पेश किया है। राम के आदर्शों को अब सेवा यानी परोपकार के माध्यम से संस्थागत रूप दे दिया गया है। रामकृष्ण केंद्र, रामकृष्ण मिशन जैसे संस्थानों में शास्त्र पाठ के बाद कल्याण रिपोर्ट पढ़ी जाती है, जो मानस के अध्ययन को सीधे तौर पर गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा क्लिनिक और कानूनी सहायता केंद्रों जैसे सामाजिक गतिविधियों से जोड़ती है। रामचरितमानस की यात्रा एक खोई हुई मातृभूमि की याद के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन समय के साथ यह आधुनिक दक्षिण अफ्रीकी जीवन का एक बुनियादी स्तंभ बन गया है। वह उस समुदाय की अटूट भावना का प्रमाण है जिसे यह केवल मजदूरी के लिए लाया गया था, लेकिन वे अपने साथ एक ऐसी समृद्ध संस्कृति लाए जिसने अंततः पूरे देश की आत्मा को निखारा और मजबूत किया। जय श्री राम। बहुत सुंदर आदरणीय, आपने बहुत सुंदर शब्दों में दक्षिण अफ्रीका में रामायण की स्थिति और उसके उद्भव और विकास के बारे में हमारे दर्शकों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए और रामायण की यात्रा
आप जैसा आपने बताया भी था कि आप चौथी पीढ़ी हैं, तो चौथी पीढ़ी से पांचवी पीढ़ी तक उसकी यात्रा कैसी रही उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया। आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और दक्षिण अफ्रीका से हम चलते हैं मॉरिशस, और मॉरिशस से मैं हमारी दूसरी वक्ता आदरणीय वीनू जी को, डॉक्टर श्रीमती विनोद बाला वीनू अरुण जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आप एक ऐसी विदुषी हैं, शिक्षाविद और आध्यात्मिक चिंतक के रूप में मॉरिशस में जानी और पहचानी जाती हैं, जिन्होंने हिंदी, संस्कृत और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में मॉरिशस में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आप प्रथम विश्व हिंदी सचिवालय की प्रथम महासचिव भी रह चुकी हैं। ये तो बहुत ही गर्व की बात है। तो चलिए अब हम आपके विचार जानना चाहेंगे। हमारे दर्शकों के लिए मंच आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। आज की संगोष्ठी की आयोजिका सुश्री श्रुति पाठक जी, द्वितीय सचिव भारतीय उच्चायोग मॉरिशस, प्रबुद्ध विद्वान वक्ता डॉक्टर लोकेश रामनाथ महाराज जी, जिन्हें अभी सुनने का सौभाग्य मिला, श्री नारायण शर्मा मथुरा जी, और बहुत ही सुंदर संचालन कर रही हमारी प्रिय डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे जी, तथा कार्यक्रम से जुड़े सभी सम्मानित भाइयों और बहनों को जय श्री राम, सादर नमन। सर्वप्रथम मैं श्रुति पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस सुंदर परिचर्चा से जोड़ा। और ये जो विषय है गिरमिटिया देशों में रामायण की परंपरा, ये एक ऐसा विषय है जिस पर जितना भी चिंतन मनन करो लगता है कि कम है, क्योंकि बहुत ही गहरा विषय है। और अभी अभी सुना कि दक्षिण अफ्रीका में रामायण की क्या स्थिति है। मैं सबसे पहले एक दो बातें बताना चाहूंगी कि ये जो रामायण शब्द है, ये वास्तव में तो रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी थी, और उसके बाद अनेक रामायणें संस्कृत में लिखी गई और सभी ने रामायण नाम रखा अपने ग्रंथ का, अपनी राम कथा का। तुलसीदास जी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने ये नाम बदला, उसका नाम रखा रामचरितमानस। लेकिन ये रामायण नाम इतना लोकप्रिय हो गया है, सबके हृदयों में इस प्रकार बस गया है कि आज हम रामचरितमानस को भी रामायण कहकर ही पुकारते हैं। और विशेष रूप में मॉरिशस में तो यही प्रथा है कि हम पढ़ते हैं रामचरितमानस, लेकिन कहते हैं रामायण का सत्संग कर रहे हैं, हम रामायण पढ़ रहे हैं। तो ये है रामायण की लोकप्रियता। लेकिन अब जब हम मॉरिशस की बात करने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि रामचरितमानस की ही जो परंपरा चल रही है उसी का उल्लेख करेंगे, उसी की चर्चा करेंगे। मैं इतिहास में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर रितु शर्मा जी ने इतिहास बताया है कि किस प्रकार हमारे जो शर्त बंद मजदूर थे, जिन्हें हम गिरमिटिया कहते हैं, जो हमारे पूर्वज थे, वो किस प्रकार अलग अलग देशों में गए और जाकर के उन्होंने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और रामायण के मूल्यों को अभी तक अक्षुण्ण रखा। और वो जो नदी उन्होंने जो धारा प्रवाहित की, वो अभी तक निरंतर प्रवाहित हो रही है, और मैं कहूंगी आज के युग में वो और ज्यादा प्रवाहित हो रही है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जब हमारे पास इतनी रामायणें हैं, हम गिनना चाहें तो नहीं गिन सकते, सूची में कोई ना कोई रामायण छूट जाएगी, क्योंकि संस्कृत की रामायणों के अतिरिक्त हमारे भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं की अपनी अपनी रामायणें हैं। लेकिन उसके बावजूद रामचरितमानस को इतनी लोकप्रियता क्यों मिली कि वो हम सब, ना केवल गिरमिटिया देश, आज मैं कह सकती हूँ कि इंडियन डायस्पोरा की जब हम बात करें तो सारे इंडियन डायस्पोरा में राम कथा के किसी ग्रंथ को जो सबसे अधिक लोकप्रियता मिली है वो है रामचरितमानस। तो इसके कारण क्या है? तो मैं समझती हूँ उसका जो मुख्य कारण है वो ये कि ये लोक भाषा में, अवधी भाषा में लिखी गई।
जिससे ये सर्व सामान्य तक बड़ी आसानी से पहुंच पाती है। और किसी ने अभी इस बात को, श्रुति जी ने भी कहा और आपने भी, कि मॉरिशस में और जितने भी गिरमिटिया देश हैं उनमें हिंदी भाषा के संरक्षण, संवर्धन और उसके उन्नयन में रामचरितमानस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज भी बहुत लोग हिंदी इसीलिए सीखते हैं कि वे रामचरितमानस का पाठ कर सके। रामायण सेंटर में तो बहुत लोग जो पहले रोमन में रामायण पढ़ते थे, हमने उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वो देवनागरी भाषा में पढ़ें, देवनागरी लिपि में पढ़ें, ताकि उनके उच्चारण बिल्कुल शुद्ध हो सके। तो वयस्क लोग भी हिंदी इसलिए रामायण सेंटर में सीखने आते हैं ताकि वो रामचरितमानस का पाठ कर सके। यह है रामचरितमानस की शक्ति। लेकिन मैं बात कर रही थी इसकी लोकप्रियता के कारण क्या है। कारण एक ये है कि इसमें संगीतात्मकता है, ये छंदबद्ध है और विभिन्न छंदों का प्रयोग उन्होंने किया। अभी हमारे डॉक्टर लोकेश रामनाथ जी बता रहे थे कि किस प्रकार एक अलग राग दक्षिण अफ्रीका में विकसित किया गया है और रामचरितमानस उसमें पढ़ा जाता है। तो मैं बताऊं, मॉरिशस में तो न जाने हजारों राग रागिनियां ऐसी हैं जिनमें रामचरितमानस का पाठ किया जाता है और उसे हम संपुट कहते हैं। तो ये इसकी शक्ति है कि आप कोई भी राग लगा करके, किसी भी रागिनी का प्रयोग करके रामचरितमानस का पाठ इतने मधुर ढंग से कर सकते हैं, विभिन्न तबला, हारमोनियम आदि का प्रयोग करके, कि ये बहुत कर्ण मधुर हो जाता है, बहुत रोचक हो जाता है, बहुत हृदय स्पर्शी हो जाता है। और तीसरी बात कि तुलसीदास जी ने पूरी भारतीय संपदा को रामचरितमानस में समाहित कर दिया, जिसे हम बोल सकते हैं गागर में सागर। आपको वेदों से लेकर के और तुलसीदास जी के समय तक की जितनी भी रचनाएं हों, वो उपनिषद हो, वो महाभारत हो, वो गीता हो, वो नीति ग्रंथ हो, वो कालिदास का रघुवंश हो, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल हो, भवभूति का उत्तर रामचरितम हो, प्रतिभा नाटक हो, अभिषेक नाटक हो, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, पंचतंत्र हितोपदेश, न जाने कितने ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया, उसे अपने अंदर समाहित किया और इतने सुंदर ढंग से रामचरितमानस में परोसा कि वो जो दोहे और चौपाइयां हैं वो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। शायद ही कोई ऐसा हिंदू होगा जिसे रामचरितमानस की 2-4 चौपाइयां और 2-4 दोहे याद ना हो। हमारे जब पूर्वज यहाँ आए थे और जब उन्होंने देखा कि वो इतना कष्ट सह रहे हैं, तो ये रामचरितमानस की चौपाइयां ही थी जिन्होंने कवच का काम किया, जिन्होंने उन्हें आत्मिक सुरक्षा प्रदान की। जब वो दुख सहते थे तो कहते थे, हुई है वही जो राम रचि राखा। जब उन्हें लगा कि स्वाधीनता प्राप्त करनी है तो उन्हें रामचरितमानस की वो चौपाई याद आई, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। और इस चौपाई से वे ये प्रेरणा प्राप्त करते थे कि हमें स्वाधीन होना है और हमें किसी के सामने झुकना नहीं है, हमें कभी हारना नहीं है। तो रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसने सदा हमारा मार्ग प्रदर्शन किया। और अब आते हैं कि मॉरिशस में यह परंपरा किस प्रकार चल रही है। मॉरिशस को रामायण का देश कहा जाता है और उसका एक प्रमाण छोटा सा ये है कि पूरे विश्व में एकमात्र मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां की संसद ने विधेयक पारित करके रामायण सेंटर की स्थापना की। विश्व में कहीं भी ये घटना घटित नहीं हुई है, जो ये सिद्ध करती है कि मॉरिशस में रामायण की क्या स्थिति है। उसके आगे फिर कुछ कहने, कुछ बोलने की मुझे लगता है आवश्यकता ही नहीं रहती है। और जब ये बिल पास हुआ था तो जितने भी असेंबली में मेंबर्स थे, उन लोगों ने जो भाषण दिए थे वो हमने संकलित किए हैं और उनको जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो पता चलता है कि रामचरितमानस के प्रति, रामायण के मूल्यों के प्रति लोगों की क्या आस्था है। इंटेलेक्चुअल्स की, बुद्धिजीवियों की से लेकर के और सामान्य जन तक किस प्रकार
रामायण के मूल्यों को अपने जीवन में समाहित करता है और उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करता है। और रामायण सेंटर क्या करता है रामायण के प्रचार प्रसार के लिए, उसके लिए बस मैं 2-4 बातें आपके सामने रखना चाहूंगी। जब समय हो जाए मुझे बता दीजिए, मैंने घड़ी नहीं देखी थी, लेकिन मैं समय की मर्यादा का अतिक्रमण बिल्कुल करना नहीं चाहती, उसी मर्यादा का निर्वहन करना चाहूंगी। रामायण सेंटर रामायण के मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए बनी संस्था है, इसलिए उसका यही प्रयत्न है कि इन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया जाए। और इसके लिए जो भी प्रयत्न हमसे होते संभव है हम करते हैं। हमारा सबसे अधिक ध्यान आज की युवा पीढ़ी के ऊपर है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी पीढ़ी थी वो तो रामायण से जुड़ी थी, हमारे पूर्वज जुड़े थे, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी का क्या होगा? आज युवा पीढ़ी के पास तरह तरह का ज्ञान है और वो रामायण से जुड़ नहीं पा रही है। उसके लिए हमें प्रयत्न करने होंगे और वही प्रयत्न करने में हम लगे हुए हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो शिक्षा मंत्रालय है उसके सहयोग से विद्यालयों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और तरह तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के लिए करते हैं। और वो प्रतियोगिताएं बड़ी रोचक रखते हैं कि हम उनको कुछ विषय देते हैं रामायण के, जैसे मान लीजिए केवट प्रसंग है, शबरी प्रसंग है, या नल नील द्वारा राम सेतु का निर्माण, मतलब कोई भी हम थीम देते हैं हर बार अलग अलग, और विद्यार्थियों से ये कहते हैं कि आप 5 मिनट का एक वीडियो बनाइए इसके ऊपर, जिसमें आप अपने मौलिक विचारों को रखिए। तो इस तरह का वीडियो की प्रतियोगिता करते हैं हम, आलेख प्रतियोगिता करते हैं, चित्रकला प्रतियोगिता करते हैं, पोस्टर प्रतियोगिता करते हैं, सब में अलग अलग थीम अलग अलग विषय देते हैं। और रामायण गान प्रतियोगिता करते हैं, रामायण वाचन प्रतियोगिता करते हैं। तो तरह तरह की प्रतियोगिताएं करके हम विद्यार्थियों को, आज की युवा पीढ़ी को रामायण की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। और मैं आपको बताऊं, अपने दर्शकों को बताऊं कि इतनी अधिक संख्या में विद्यार्थी भाग लेते हैं कि हमें आश्चर्य होता है, प्रसन्नता होती है। अब की बार हमने छोटे बच्चों के लिए, 6 साल से लेके 8 साल के बच्चों के लिए एक नया प्रयोग किया कि आप रामचरितमानस की 4 चौपाइयां कंठस्थ करके आके सुनाइए। ज्यादा नहीं, आप 4 चौपाइयां सुनाइए। ज्यादा सुनाए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 4 चौपाइयां कंठस्थ कीजिए और आ करके हमारे पास आइए। क्योंकि यदि हम बोलेंगे कि रिकॉर्ड करके भेजिए तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कंठस्थ करें, देख के पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इन छोटे छोटे बच्चों की संख्या और उनका उच्चारण और उनकी रुचि देख करके हमें लगा कि रामचरितमानस और रामायण के मूल्य कभी भी बासी नहीं हो सकते। हमारी युवा पीढ़ी भी रामायण में इतनी अधिक रुचि ले रही है। और एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि जब हम ये प्रतियोगिताएं युवा पीढ़ी के लिए करते हैं तो उसमें केवल हमारे हिंदू बच्चे भाग नहीं लेते, उसमें अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग भी भाग लेते हैं। और कभी कभी तो पहला और दूसरा पुरस्कार अन्य भाषाई लोगों के झोली में जाता है। ये है रामायण की शक्ति, ये है रामायण का मॉरिशस में प्रचार प्रसार। और हम अनेक कक्षाएं चलाते हैं हर वर्ग के लिए, हर एज ग्रुप के लिए हम कक्षाएं चलाते हैं, प्रकाशन करते हैं, तरह तरह के पुस्तकों का प्रकाशन, ताकि वो साहित्य लोगों तक पहुंचे। रामलीला मंचन, छोटे छोटे नाटकों का मंचन, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, और इन सारे प्रयत्नों के द्वारा रामायण के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का ये जो हमने बीड़ा उठाया है, इसमें इतना सहयोग मिलता है कि वही हमारी शक्ति है। सबके साथ मिलकर के, और बहुत सारे नए उत्सव हमने मनाने आरंभ किए हैं। तुलसी जयंती तो यहाँ मनाई ही जाती है, रामनवमी हर मंदिर में मनाई जाती है, लेकिन हमने कुछ और उत्सवों को जोड़ा। जैसे सीता जयंती मॉरिशस में नहीं मनाई जाती,
जब से जी रामायण सेंटर की स्थापना हुई, हमने सीता जयंती भी मनाई, क्योंकि सीता जी के बिना राम जी अधूरे हैं। राम और सीता मिलकर ही एक परिवार बनता है, और सीता जी के द्वारा हम पारिवारिक मूल्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ हमने वाल्मीकि जयंती, क्योंकि तुलसी जयंती तो हम मनाते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी को हम कैसे भूल जाएं, जिनके कारण रामचरितमानस जैसी रचना हमें सुलभ हो सकी, हमें प्राप्त हो सकी। सीताराम विवाह, इसे भी हम मॉरिशस में बहुत प्रचारित करते हैं, ताकि जो आज हमारा दाम्पत्य जीवन एक कगार पे आ गया है, युवा और आज के युवक विवाह नहीं करना चाहते हैं, विवाह हो रहे हैं तो तलाक की संख्या इतनी अधिक बढ़ रही है। तो ये जो दरारें पड़ रही हैं दाम्पत्य जीवन में, उसे सीता राम विवाह में जो मूल्य निहित हैं, उन मूल्यों के प्रचार द्वारा हम परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन की समस्याओं का एक तरह से समाधान और निराकरण करने का भी प्रयास करते हैं। तो ये छोटे छोटे से हमारे जी प्रयत्न हैं, और मैं कह सकती हूँ कि ये जो रामायण की परंपरा मॉरिशस में चल रही है, ये जो गंगा की एक धारा रामायण के माध्यम से प्रवाहित हो रही है, वो कहीं रुकने वाली नहीं है। जी और मैं बिल्कुल यही सही चाहती कहा। हूँ कि ये सदा इसी तरह बहती रहे। बहुत 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 धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय। आपने बहुत सुंदर शब्दों में रामायण की परिकल्पना, रामायण के विकास और रामायण रामायण के चरित्रों को आम जन के चरित्रों से जोड़ के हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया। आपने रामायण में राम को सचमुच जन जन का राम बनाकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज के तीसरे विशिष्ट वक्ता की ओर, जिनको मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ, जिनका जीवन हिंदी भाषा व भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण और वैश्विक प्रचार का प्रेरणादायक उदाहरण है। आप नीदरलैंड हिंदी परिषद के अध्यक्ष हैं। श्री नारायण शर्मा मथुरा सूरीनाम से नीदरलैंड आए और 1972 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, और इसके साथ ही आपने भारतीय संस्कृति को यहाँ पर कायम रखा है, जिसके लिए आपको यहाँ के राजा और रानी से विशेष सेवा पुरस्कार मिला हुआ है, और राय फन्नासु जिसे कहा जाता है। तो इसके अतिरिक्त अन्य पुरस्कारों से भी आप सम्मानित हैं। तो हमारे दर्शक आपके विचार सुनना चाहेंगे कि सूरीनाम से, भारत से सूरीनाम रामायण कैसे पहुंची, और सूरीनाम से नीदरलैंड तक रामायण कैसे पहुंची। जन जन के राम, आपका मंच पे स्वागत है। धन्यवाद रितु जी। सर्वप्रथम मैं सुश्रुति शर्मा पाठक जी को और आपको हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मुझे उत्कृष्ट समझें इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। जब हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण क्या है वो समझना चाहिए हमें। अगर जो हम समझे रामायण हमारे लिए क्या है क्या, तो हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं हम। और रामायण के जो चौपाइयां हैं, मंगल भवनय मंगल हारी द्रौं सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन, हमें मंगल भवन तैयार करना है। जहाँ मंगल भवन है वहाँ अमंगल हो ही नहीं सकता है। तो हमें अपने जीवन, अपने भावी पीढ़ी को, अगर जो हम चाहते हैं कि हमारा धर्म और संस्कृति बचा रहे, तो हमें इस तरह मंगल भवन तैयार करना चाहिए। और उसके उदाहरण हैगा हमारे जो रामचरितमानस हैगा। इसमें जो आदर्श है, जो आदर्श भगवान राम ने हम लोग को दिया हैगा, जिस तरह से भाई भाई में कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, और हमें अपने जीवन भी, दाम्पत्य जीवन कैसे बिताना चाहिए, वो हमें रामचरितमानस से प्रेरणा मिलता है। इसीलिए रामायण जो है वो हमारे लिए एक पूजनीय ग्रंथ हैगा, और उस हमारे जो ग्रंथ हैगा उसको मैं रोज पूजा करता हूँ। अगर जो देखा जाए, पूर्वजों के गिरमिटिया की बात कर रहेगा, तो जब 1873 में लोग भारत से सूरीनाम देश जाने लगे, तो उस समय में लोग के सामने बहुत कठिनाइयां थी, लेकिन उनमें एक दृढ़ विश्वास था कि अगर जो हम रामायण के
साथ लेकर के चले, तो जो 5 साल के हमारा गिरमिटिया जो कॉन्ट्रैक्ट है हम इसको आसान से काट सकते हैं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने जो 14 साल वनवास काट करके फिर अयोध्या वापस आए हैं, तो ये गिरमिटिया समय जो है केवल तो 5 ही साल का है। उन्हीं के सहारा राम जी के नाम लेकर के हम वो 5 साल काट सकते हैं और कहा, हो ये वही जो राम रचि रखा। लेकिन जो लोग वहां से भारत से विदेश जा रहे थे, वो अपने साथ क्या ले गए? वो अपने झोली और गठरी में थोड़ा सा कुछ सामान लिए हैं, लेकिन कितने लोग रामचरितमानस उसमें रह करके ले गए हैं वो प्रेरणा देने के लिए कि इसी के सहारा भगवान राम हमारे साथ रहेंगे, और भगवान राम जो हमारे जीवन है कठिनाइयां जो है उसका निवारण कर देंगे। तो रामचरितमानस इस तरह से, जिसे हमारे आजा ने भारत से पंडित वासुदेव शर्मा जी ने, वो भी रामायण भारत से लेकर के सुनाम देश गए हैं। हम भारतवंशी हैं, भारत से हम चले हैं और जो इंडियन डियास्पोरा है, हम अपने भारतवंशी क्यों कह रहे हैं? भारतवंशी इसलिए कि हम इंडियन तो है ही नहीं। जो हम विदेश गए हैं तो उसमें तो भारत देश था, तो अपने के लोग हम भारतवंशी कहते हैं इसलिए। और हम हरा भरा एक वृक्ष हैगा, वो वृक्ष जो अभी भारत से जुड़े हुए हैगा, और उनका जो टहनियां और पत्तियां जो है वो सूर्यनाम से जुड़े हैं। फूल फलों जो हैगा और उसका सुगंध वो है नीदरलैंड में। तो हम 3 देश के प्रतिनिधि कर रहेगा, और 3 देश के जो हैगा जिसमें हम हनुमान सेतु बनाना चाहते हैं कि ना केवल हॉलैंड, सुरीनाम, भारत, मॉरिशस, हम सभी देश से जुड़े रहें, ताकि हम एक अपना संगठन तैयार करें, जिससे हम अपना जीवन और अपना भावी पीढ़ी को हम बता सके कि आप जिस देश में जाइए वहां पर आपकी हिंदी भाषा बोलने वाले आप लोग को मिलेंगे। इसी कारण से हिंदी परिषद नीदर ने बहुत प्रयास करेगा कि हमारे भावी पीढ़ी लोग जो है वो हिंदी सीखे, पढ़े और समझे, और उसी के द्वारा रामायण के प्रचार प्रसार करें। रामायण हमारे लिए क्या हैगा? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता के गंगा में, कभी रसबिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण। इसी को लेकर के हम चल रहे हैं। जितना आज यहाँ पर प्रवचन हो रहेगा, कथा इत्यादि हो रहे, रामायण सम्मेलन रहेगा, कोई कथा ऐसा नहीं है जहां पर रामायण की चौपाइयां नहीं गाए जाए। तो रामायण के चौपाई श्रोता इत्यादि जो है वो हम लोग अपने जीवन में सदा काम में ले आते हैं। और रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास महाराज जी ने, वो बहुत दूर तक सोचते थे, उनका दृष्टि बहुत दूर तक था। वो समझ रहे थे कि अगर जो हम इस भाषा, इसका हम अवधि हिंदी या भोजपुरी में जो हम लिखे रामचरितमानस, तो ये जो लोग बाहर जा रहे जाएंगे आगे, उनको पता था कि लोग विदेश में जाएंगे, और विदेश में जा करके ये एक उनके लिए एक सेतु बन जाएगी। जैसे रामचरितमानस में सात सात दोहे, सात सात मंत्र आगे लिखे गए हैं, तो इसमें से 7 समुंदर पार करने वाले के लिए इसी के एक भी उपमा दी जा रही हैगा। तो रामचरितमानस हमारे लिए जो हैगा वो एक अति सुंदर और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैगा। महात्मा तुलसीदास जी ने वो भी सोच रहे थे कि आगामी चल के भावी पीढ़ी में अगर जो प्रसार प्रसार होंगे, तो हो सकता है भारत विश्व गुरु बन सकता है और बनने जा रहेगा। अब कैसे बने जाएगा? कि जो हमारे जो हैगा सिद्धांत हैगा वसुधैव कुटुंबकम, हाँ, उसको हम लेकर चल रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब हमें रामायण से सब प्रेरणा मिल रहेगा। तो जब भारत विश्व गुरु बनना चाहते, अब बनेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास आएगा। तो हमें विदेश में भी अपने लोग को तैयार करना चाहिए कि वहां पर जाए, प्रचार करें, तो हम सब मिल करके वो सेतु बनाएंगे, जिससे हम पूरे विश्व में हम आगे बढ़ सकें, और विश्व के हम एक शिक्षा दे सकें कि हम किस तरह से अपना कार्यक्रम चल कर रहेगा। देखिए सुरीनाम में जो हैगा, सुरीनाम में जितने लोग गएगा वो बहुत गरीब लोग थे, भारत से गएगा, लेकिन वो अपने साथ क्या लेकर गए हैं? भाषा, भूषा, भोजन,
और वेद से। और आज ये चारों चीज जो हैगा, रामायण जो है वो आपके घर घर में मिलेंगे। रामायण की चौपाइयाँ हमारे ख्याल में हॉलैंड देश में, सूरीनाम, हर एक बच्चे को कम से कम एक चौपाइयाँ मालूम होंगे। मंगल भवन मंगल हारी, हो ये वही जो राम रुचि राखा। ऐसे अनेक चौपाइयाँ और जो है उन लोगों के कंठस्थ आएगा आश्रय। और ये योगदान योगदान रहेगा रामायण हम लोग के लिए रहेगा। तो इस तरह से हमें रामायण जो हैगा हमारे गिरमिटियों के लिए, हमारे परिवार के लिए एक बहुत सुंदर सेतु बनेगा अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए। और ऐसे चल करके आगे भावी पीढ़ी जो है मैं समझता हूँ कि वो इसको लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास हैगा कि आगामी में जाकर के जो रामचरितमानस की कथा आएगा, रामचरितमानस अब दुनिया में जो है अनेक भाषा में इसको का नाम है, हम उसको अनुवाद कर चुका हैगा। और हर एक भाषा में अब लोग लोग पढ़ रहेगा। यहाँ हॉलैंड में भी डच भाषा में अनुवाद हो चुका है, जिसे गोरे लोग जाएगा वो लोग पढ़ रहेगा। और उसमें पढ़ करके वो लोग समझना चाहते हैं कि भैया भाई भाई में कैसे वहां पर जो निकाल दिया हैगा भगवान राम को वनवास जाने के लिए, तो भी कैसे भाईचारा बना रहेगा। कैसे जो जो रानियां थी वो कौन थे और राजा दशरथ कौन है, इनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पर भी उन लोग के बुला करके गोष्ठी लगा रहेगा, समझा रहे कि राजा दशरथ जो हैगा वो वेद के ज्ञाता था। जो तीन रानियां हैगा, ये वेद में जो तीन मार्ग बताया गया हैगा, धर्म धर्म मार्ग, ज्ञान भक्ति ज्ञान योग जो हैगा, इस सब जो तीन रानियां हैं इस सब में उन्हीं गुण हैगा। और अगर जो तीन गुण जो हैगा तो उन्हीं के घर में ऐसे सुंदर अच्छे बच्चे पैदा हो सकते हैं। अगर जो आपस में भाईचारा, आपस में ठीक रूप में बैठ के बात करें, जो दाम्पत्य जीवन है इनके हम आगे बढ़ाने के लिए हमें रामचरितमानस बहुत जरूरी है। इसी को लेकर के जो गिरमिटिया लोग गए हैगा वो सूरीनाम में या हॉलैंड में आए हैगा, इसी को लेकर के अब वो प्रेरणा लिए हैगा और इसी रामचरितमानस द्वारा वो अपना परिवार को विस्तृत किया हैगा। तो मैं सोचता हूँ कि जो भारतवंशी हैगा, जो सूरीनाम के लोग हैगा हॉलैंड में आए हैं। देखिए आप 1975 से लोग हॉलैंड में आ रहे हैं, जो सूरीनाम जो आजाद हुए, वहां से लोग बहुत से लोग आए हैं यहाँ पर आकर के इस देश में जहाँ गोरे के देश हैगा कैसे हम बचे। तो हम लोग सोच तो कैसे वो लोग अपने में अब असिमिलेशन हो रहे थे उस समय में ना। तो हम लोग सोचे कि कैसे हम अपने अपने भाइयों बहनों को बचाएं। तो के ध्यान करते हुए हम लोग हिंदी परिषद नीदरलैंड को स्थापना किए कि लोग अपना हिंदी सीखें, हिंदी के द्वारा रामायण पढ़ें और रामायण के द्वारा जो पढ़ेंगे तो हमारे जो प्रवचन हो रहेगा उसको समझें, रामलीला खेलें और इसको जा करके हम लोग देश में इसी तरह हम लोग आगे बढ़ाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो हम आपके संक्षेप रूप में जो दिए हैगा रामायण की स्थिति क्या है, कैसे रामायण विदेश में आए हैं, सूरीनाम गए हैगा और वहां से हॉलैंड में लेकर के आए हैं। आज घर घर में आपको रामचरितमानस मिलेंगे, क्योंकि उनका जो आदर्श हैगा पूजा आज घर घर में हो रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। आपने बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य में बताया कि किस तरह से पूर्वज भारत गए, भारत से सूरीनाम गए और सूरीनाम से नीदरलैंड आए और फिर से उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया रामायण के सहारे से। और बिल्कुल रामायण में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, भाई से संबंधित हो, उन सभी बातों को गिरमिटिया लोगों ने आत्मसात किया और एक अच्छे और स्वच्छ समाज की स्थापना नीदरलैंड में भी की। और उसी पर हमारी आने वाली पीढ़ी भी कोशिश होगी कि वह इस बात को समझे, इस धरोहर को संभाल कर रखे। तो आपका बहुत बहुत आभार इतने सुंदर वक्तव्य के लिए। और क्योंकि अब हम कार्यक्रम के अंत में हैं, तो मैं एक बार पुनः मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय श्रुति पाठक जी को हमारे आज के अतिथियों के वक्तव्य का आभार ज्ञापन करने के लिए। आदरणीय, मंच आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी। आपने तो बहुत अच्छा समाहार वैसे हर वक्ता के बाद आपने प्रस्तुत किया है। फिर वो ऋग्वेद की ऋचा में है ना, आनु भद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः, जहां से भी मंगल विचार, उच्च विचार जो हमें उच्चता की ओर लेकर जाते हैं, ऐसे विचार हमें प्राप्त हों, हमें वो ग्रहण करना चाहिए।
तो आज इन 3 देशों के इतने अच्छे वक्ताओं से हमें आज मिलने का मौका मिला, चाहे वो आभासी कार्यक्रम के माध्यम से हो, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले हमारे विशिष्ट वक्ताओं के ज्ञानवर्धक जो वक्तव्य के लिए मैं एक-एक करके धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय डॉक्टर लोकेश रामनाथ महाराज जी ने जो बात कही कि एक राग ऐसी विकसित की गई है वहाँ जिसमें रामायण के पाठ किए जाते हैं, ये जानना एक बहुत अच्छा लगा और बड़ा उत्साहवर्धक भी है और साथ ही जानने की इच्छा भी है, आतुरता भी है कि कैसा वो राग होगा जो कि सबको बांध लेता है। और दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार रामायण पढ़ाई जा रही है, आगे बढ़ रही है। साथ ही जब हमने जब हमने इनके वक्तव्य को सुना, डॉक्टर वीनू बाला अरुण जी के वक्तव्य को, तो उससे हमें काफी चीजें जानने को मिली कि किस तरह से देवनागरी लिपि और हिंदी सीखने के लिए हिंदी लोग सीख रहे हैं ताकि वो रामायण को पढ़ सकें। मतलब रामचरितमानस के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि इसको पढ़ पाने के लिए लोग देवनागरी लिपि और हिंदी सीख रहे हैं और कैसे मॉरिशस में रामायण केंद्र की स्थापना हुई और किस भांति जो युवा पीढ़ी है उसको रामायण के पाठ से जोड़ा जा रहा है, ये सब जानना बहुत ही अच्छा लगा। अब बात करते हैं श्री नारायण शर्मा मथुरा जी की, जिन्होंने बहुत अपने वक्तव्य जो आपने शुरुआत की अपने भजन से, वो आपके गायन से बहुत ही अच्छा लगा और एक समा बंधा उससे। आपने बहुत अच्छा भारत की जो हमारी हमेशा वो रही है वसुधैव कुटुंबकम की भावना, उसको आज आपने यहाँ पर भी दोहराया और रामचरितमानस कैसे सबको जोड़ रही है और रामायण किस तरह से जोड़ती है, इसकी बात आप कहते हैं कि परिवार भी भाई भाई का रिश्ता कैसे मजबूत हो सके, आने वाली पीढ़ी को इससे जोड़ा जाए, इस पर आप विचार अपने देते हैं जो कि बहुत अच्छा लगा जानना। इसके बाद आपने ये भी बताया कि ये जो आगे भी ये इसी तरह से रामायण पढ़कर ये मार्ग प्रशस्त होता रहे भावी पीढ़ी के लिए, ये आपकी हार्दिक कामना है, इच्छा है। ये इस चीज को लेकर सभी एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये पीढ़ी ये सोचती है कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो किस तरह से रामायण और उसके पाठ से जुड़ सके, ये हमेशा हमारे चिंता का भी विषय रहता है। अब साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर रितु शर्मा नन्नन पांडे जी को कि बहुत ही सुंदर संचालन आपने किया और सभी वक्ताओं के बाद जो आप उनका सार देती हैं ये भी बहुत अच्छा लगता है सुनना आपको। और WHS की पूरी टीम जो कि पर्दे के पीछे से काम कर रही है, उनका धन्यवाद देती हूँ। साथ ही मैं शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्रालय मॉरिशस और भारतीय उच्चायोग के अधिकारी गण जो कि हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए भी उनका धन्यवाद देती हूँ और जो दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं आज जुड़े हैं उन सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ और आशा है कि भविष्य में ऐसे ही कुछ अच्छे विषयों के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। और ऋतु जी अब आप इस कार्यक्रम को वो दें और मैं सिर्फ 2 पंक्तियां, चूंकि बात रामायण की है तो उनसे तुलसी की ही पंक्ति से वो करूंगी इसका अंत। वो उन्होंने कहा था ना, कीरति भनति भूति भल सोई सुर सरि सम सब का हित होई, यानी कि जो वही कीर्ति कविता और संपत्ति उत्तम है जो कि गंगा के समान सबके लिए कल्याणकारी मंगलमय हो। तो अगर इस मंगल कामना के साथ इतिहास रचा जाता है या कोई साहित्य रचा जाता है या कोई भी कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से वो कल्याणकारी होगा और हमेशा कालजयी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनाई नहीं दे रहे, आपकी आवाज नहीं आ रही है ऋतु जी। आपका बहुत बहुत आभार। इतने सुंदर शब्दों में आपने हमारे अतिथियों के वक्तव्यों के लिए आभार ज्ञापित किया। आज की संगोष्ठी ने हमें ये समझने का अवसर प्रदान किया कि किस प्रकार रामायण ने प्रवासी भारतीय समाज को आत्मबल दिया, सांस्कृतिक पहचान दी और पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयता का दीप प्रज्वलित रखा। आइए हम सब इस विषय पर गंभीर चिंतन करें, अपने इतिहास को समझें और उस सांस्कृतिक विरासत को नमन करें जिसने कठिनतम परिस्थितियों में भी अपनी लौ नहीं बुझने दी। और आज हम प्रण करें कि रामायण की ये लौ हमेशा यूं ही जलती रहेगी। और अब हम आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगी, हमारे आभासी पटल से जुड़े हुए सभी दर्शकों से भी आज्ञा लेना चाहूंगी और सबको राम राम।